तो हेलो दोस्तों, आज ये हमारे रिवीजन क्लास का जो है आज चौथा दिन है और ये आपका चौथा सेट भी है और ये 9th 11 12 सबके लिए है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो इससे पिछले भी क्लासेस जो हुई है 3 आप लोग उसको भी देखिए, क्योंकि सारे के सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सूचना प्रदान करना, या फिर ऑप्शन बी है परीक्षा उत्तीर्ण होने में मददगार होना, या फिर ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम पूर्ण करना, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तित्व का विकास करना। तो देखिए दोस्तों, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं होता है और ना ही केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है, क्योंकि कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है आपका प्रदर्शन, या फिर ऑप्शन बी है नन्हे व्यक्तित्व का व्याख्यान, या फिर ऑप्शन सी है विचार विमर्श, या फिर चित्र निरूपण। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विचार विमर्श। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा मुझे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी थोड़ा करते हुए चलूंगा साथ के साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी भी पता रहेगा तो अच्छे से एग्जाम में भी कर पाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वप्रयास से क्या अधिगम है? स्वायत्त अधिगम, या स्वच्छधारी अधिगम, या फिर प्रजातांत्रिक अधिगम, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, स्वप्रयास से अधिगम जो होता है हमारा स्वायत्त अधिगम होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? मानचित्र बनाने से, या ऑप्शन बी है परियोजना तैयार करने से, या फिर ऑप्शन सी है खेलने से, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मनोगत्यात्मक क्षेत्र का संबंध जो होता है वो आपका मानचित्र बनाने से भी होता है, परियोजना तैयार करने से भी होता है और खेलने से भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुभाजी जिसको ह्यूरिस्टिक भी कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है जांच करना, या फिर ऑप्शन बी है दिखाना, या फिर ऑप्शन सी है करना, या फिर ऑप्शन डी है कार्यवाही करना। तो देखिए दोस्तों, अनुभाजी का जो अर्थ होता है वो जांच करना होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्म स्ट्रॉन्ग नग की शिक्षा किसकी देन है? किस विधि में मतलब दिया जाता है? परियोजना विधि में, या ह्यूरिस्टिक विधि में, या दलगत विधि में, सम्मिश्रित विधि में। दोस्तों ये जो है आपका ह्यूरिस्टिक विधि में दिया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना संबंधित है किससे? पूर्व ज्ञान से, या नवीन ज्ञान से, या विशिष्ट उद्देश्य से, या फिर उद्देश्य कथन से। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना का संबंध जो होता है वो पूर्व ज्ञान से होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, डायडेक्टिक शिक्षण सामग्री का सूत्रपात किसने किया? पेस्टोलॉजी ने, या फ्रेबल ने, या मोंटेसरी ने, या फिर डीवी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोंटेसरी ने। और देखिए दोस्तों, मैं इस क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा जितना कम से कम मैं आप लोग को ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ, ताकि आप लोग के पास भी अभी कम समय है तो आप लोग 10 जगह ज़्यादा भटकिए मत, 1-2 जगह ही प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए, क्योंकि कम समय बहुत कम है। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना का केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानाध्यापक, या फिर शिक्षक, या शिक्षार्थी, या इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इस सारे क्वेश्चन को जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एक कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। जब भी किसी भी सब्जेक्ट आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो पेन और एक कॉपी लेके जरूर बैठिए, ताकि इससे आपको क्वेश्चन जो है याद हो जाए। खाली आप बैठ के सिर्फ देखिएगा सुनिएगा तो उससे ये क्वेश्चन याद नहीं होने वाले हैं। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपका ये डिट्टो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं स्टेट में। तो आप लोगों को नहीं पता तो एक बार प्रीवियस ईयर आप लोग देख लीजिएगा, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल जाए। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए।
तो देखिए दोस्तों, पाठ योजना का जो केंद्र बिंदु होता है वो आपका शिक्षार्थी होता है, क्योंकि पाठ योजना जब भी बनाया जाता है वो विद्यार्थी को माइंड में रख के ही बनाया जाता है, इसलिए इसका केंद्र बिंदु जो है वो आपका शिक्षार्थी हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग भी है। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोप का एक उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को तो आप लोग देख के ही सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ने आना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग पकड़ना सीख जाइए तो आप लोग के लिए सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे आप लोग ऑप्शन पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ऑप्शन बी है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। या फिर ऑप्शन सी, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो ये थोड़ा सा मुझे दोस्तों करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन सी वाला। और तो चलिए लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षा के पक्षपाती होने का कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। नहीं दोस्तों, ये भी आपका निगेटिव ही लग रहा है, और ये तो कहीं से नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है, शिक्षक कठोर है तो ये तो कहीं से सही नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन कटेंगे, बचे पहला और ए और सी। तो ए और सी में सबसे बेस्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि आप लोग को स्टेट अब पता नहीं दोबारा मौका कब देगा। तो ये पहला और आखिरी मौका है आप लोग के लिए, तो इसको एकदम अच्छे से दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे को आप लोग जरूर पढ़ के जाइए जिससे प्रीवियस ईयर पूछे गए हुए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। या फिर ऑप्शन बी, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध। या फिर ऑप्शन सी, क्रिया की परिभाषा क्या है। या फिर ऑप्शन डी, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, यही उदाहरण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण ज्यादा प्रभावी कब होता है। हमेशा, या फिर शिक्षण अभ्यास के बाद, या फिर शिक्षण अभ्यास के दौरान, या शिक्षण अभ्यास की तैयारी के समय। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण वाला, जिसको माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है, तो ये तो आप लोग 100% पढ़ के जाइए, और इस बार 100% इससे भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन एकदम 100% आप मान के चलिए कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आने ही आने हैं। और बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप लोग एक बार बस अगर रीड कर लीजिएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं गड़बड़ाएगा। और आर्ट ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पास कराने में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को तो बिल्कुल ही मत भूल के जाइएगा। एक ये टॉपिक हो गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, और उसके बाद 5E मॉडल है जो मैंने कल की क्लास में बताया हुआ है, ये सब टॉपिक। तो वो सब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो आप लोग इन टॉपिक को तो जरूर थ्योरी में जरूर पढ़ के जाइए एक बार, बाकी मैं प्रैक्टिस तो करा ही रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण ज्यादा प्रभावी कब होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सूक्ष्म शिक्षण जो होता है हमेशा शिक्षक के लिए ही होता है, माइक्रो टीचिंग। ये छात्र के लिए कहीं भी आपको ऑप्शन देगा तो लोग सीधा उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। ये छात्र के लिए होता ही नहीं है, माइक्रो टीचिंग हमेशा शिक्षक के लिए होता है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान उन लोग को सिखाया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षण अभ्यास के दौरान जब ट्रेनिंग में आप लोग भी जाइएगा ना, तो आप लोग को भी ये सिखाया जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षण अभ्यास के दौरान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है ब्रेविटी, या फिर ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, या फिर ऑप्शन सी है साहसिक, या फिर ऑप्शन डी है तीव्र स्मृति। तो दोस्तों देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर वस्तुनिष्ठता होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होनी चाहिए, भाषा की शुद्धता, या पाठ्यक्रम के अनुसार, या उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली, या फिर उपयुक्त सभी।
तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने का तरीका। कि देखिए दोस्तों, अगर आपको 2 क्वेश्चन भी लगे पॉजिटिव कि हाँ, जैसे मतलब इसमें देखिए भाषा की जैसे अच्छी पाठ्य पुस्तक में तो भाषा की शुद्धता होगी, तभी आप लोग पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और पाठ्यक्रम के अनुसार भी होना चाहिए कि पहले एकदम सीरीज़ में होना चाहिए ना कि पहले आपको ये पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है। ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। तो जब देखिए कि दोस्तों, जब 2 ऑप्शन सही हो गया तो आपके पास ए और सी का तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है ऐसे क्वेश्चन में, और सीधा ऑप्शन उपयुक्त सभी दिख रहा है। जब 2 सही होगा तो सीधा आप लोग यहाँ पे उपयुक्त सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 90% आपके क्वेश्चन में जहाँ उपयुक्त सभी है, वो आपके आंसर सही होते हैं। बस कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें बस नहीं सही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अगर पॉजिटिव पकड़ने का, और 2 ऑप्शन भी आप लोग पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, तो सीधा उपयुक्त सभी मार दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपयुक्त सभी ही हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में दोस्तों ये तीनों चीज होनी चाहिए। आपकी भाषा की शुद्धता भी, और पाठ्यक्रम के अनुसार भी होना चाहिए, और उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली भी होनी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और और दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आपका बनता है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा थ्योरी में हम आपको समझा देते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। पुस्तकालय क्या है? औपचारिक है, या फिर अनौपचारिक होता है, या निरौपचारिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, पुस्तकालय शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण औपचारिक अंग होता है। औपचारिक, इसको आप लोग याद रखिए, पुस्तकालय जो होता है औपचारिक ही होता है। तो पुस्तकालय शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण औपचारिक अंग होता है। विद्यालय या कॉलेज में पुस्तकालय विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों, संदर्भ सामग्री और ज्ञानवर्धन संसाधनों की सुविधा देता है। इसलिए इसे औपचारिक शिक्षा का हिस्सा माना जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका औपचारिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका तो इतना अच्छा थ्योरी कि आप लोग थोड़ा सा अगर 4 से 5 दिन में अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा ना, तो इसका सारा आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं। और थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में या करने में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोग को। कोशिश कीजिए कि थोड़ा थ्योरी भी आप लोग पढ़ लीजिए इससे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पास कराने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान, या फिर अच्छा संचार कौशल, या फिर प्रभावी नेतृत्व गुण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, एक शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो उसके मतलब वो जो सब्जेक्ट का आप लोग टीचर बनिएगा, उसका अच्छे से नॉलेज होगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण वही होता है कि उसको विषय वस्तु का गहन ज्ञान होना चाहिए उसके पास। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है? विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, या बहुत धैर्य रखना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन आप लोग इसमें से छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आप लोग यहाँ तक देखें तो लास्ट तक इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हो सकता है इस पर आपको ये डिट्टो मिल जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो निम्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्योंकि देखिए दोस्तों, विषय का विशेषज्ञ भी होना चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए शिक्षा के पास। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग देखिए। ऑप्शन ए है, शिक्षक जो अक्सर अपने छात्रों का मनोरंजन करता है। ऑप्शन बी, प्यार करने वाला शिक्षक। ऑप्शन सी, उच्च आदर्शवादी दृष्टिकोण के शिक्षक, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, जो अपने छात्रों का हमेशा मनोरंजन कराएगा, उसको तो लोग नहीं पसंद करेंगे ना। जो टीचर पढ़ाए भी, थोड़ा सा बच्चों से प्यार भी करे, तो ऐसे शिक्षक जो है ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इसलिए इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यार करने वाला शिक्षक होना चाहिए, जो अपने बच्चों को माने, पढ़ाए भी, और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में उसका मदद करे। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया है, या फिर आवधिक प्रक्रिया है, या फिर अर्धवार्षिक प्रक्रिया है, या फिर वार्षिक प्रक्रिया है? तो देखिए दोस्तों, मूल्यांकन जो होता है
वो केवल परीक्षा लेने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया होता है। इसमें विद्यार्थी की प्रगति, ज्ञान, कौशल और व्यवहार का लगातार आकलन किया जाता है, ताकि समय-समय पे विद्यार्थी का सुधार हो सके। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सतत प्रक्रिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आंकने की व्यापक प्रक्रिया क्या है? आकलन, मापन, मूल्यांकन या फिर परीक्षा? तो दोस्तों आंकने की व्यापक प्रक्रिया जो है वो मूल्यांकन होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और मूल्यांकन आपको हम थोड़ी देर पहले समझा ही दिए हैं, तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं बचा है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मूल्यांकन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में दीजिएगा, नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बच्चा, या फिर ऑप्शन बी है गतिविधि, या ऑप्शन सी है सामुदायिक जीवन, या फिर ऑप्शन डी है पारिवारिक जीवन। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पारिवारिक जीवन। क्योंकि पाठ्यचर्या जो होता है बच्चा पे आधारित सिद्धांत जो है वो बच्चा पे आधारित होता है, उसे गतिविधियों पे भी होता है, सामुदायिक पे होता है, और सिर्फ पारिवारिक जीवन पे नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? देख रहे हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अगर सही से नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में गलत करके आ जाइएगा, फिर सोचिएगा वो ये तो सिल्ली मिस्टेक हो गया। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय रहेगा एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिर जवाब दीजिएगा। जब नहीं आएगा तो लास्ट टाइम पे तो खैर तुक्का मारना ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उद्देश्य, ऑप्शन बी है विषय वस्तु, या ऑप्शन सी है शिक्षक, या फिर ऑप्शन डी है मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो शिक्षक हो जाएगा। यह पाठ्यचर्या का शिक्षक जो होता है पाठ्यचर्या का तत्व नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में लघु संस्कृति क्या है? ऑप्शन ए परिवार, या घर, या वर्ग कक्षा, या फिर पाठ्यक्रम। तो देखिए दोस्तों विद्यालय में जो लघु संस्कृति होती है वो आपका वर्ग कक्षा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है? स्वायत्त, न्याय, निष्ठा, या एक ऑप्शन इसमें और आ जाएगा दोस्तों सभी, उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों परामर्श का मूल सिद्धांत जो होता है वो स्वायत्तता भी होता है, न्याय भी होता है और निष्ठा भी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। ये आपका ऑप्शन डी वाला सभी इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका क्या है? स्व-अधिगम, या आमने-सामने का अधिगम, या मिश्रित प्रणाली अधिगम, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अब जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था ना कि उपरोक्त सभी वाले 10% क्वेश्चन है जिसमें सही नहीं होता है, तो देखिए जैसे इसमें उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर सही नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका सी हो जाएगा, मिश्रित प्रणाली अधिगम वर्तमान में सीखने का सबसे प्रभावी तरीका यही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखना, लिखना, करना, या फिर पढ़ना? तो देखिए दोस्तों इसलिए मैं थोड़ा देर पहले भी आप लोगों को बोल रहा था कि खाली आप लोग देखिएगा तो आप लोग नहीं इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए, और उसके बाद एक से लेके जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मान लीजिए अगर 30 तक करा रहा हूँ तो 30 तक पूरा लिख लीजिए, और बी सी जब तक आप लोग खुद कुछ एक्टिविटी नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी ही हो जाएगा, सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो करके सीखना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, त्रियामी शिक्षण सामग्री क्या है? श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए दोस्तों त्रियामी का मतलब होता है 3D, आपका 3D में होता है ना कि तीनों साइड से उसका व्यू देखते हैं हम लोग हर साइड से, तो यही आपका पूछ रहा है कि 3D शिक्षण सामग्री क्या है इसमें से? तो दोस्तों मॉडल जो होता है वो हमारा त्रियामी शिक्षण सामग्री होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो बी हो जाएगा।
जैसे आपको मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ इस टॉपिक को। त्रियामी शिक्षण सामग्री वो होता है जिसमें मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आयाम हो। और मॉडल जो है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। सैमपट और चार्ट जो है वो टू डी सामग्री है, जिसको द्वि आय क्या कहते हैं उसको हिंदी में, द्वि आयामी कहते हैं। हाँ, द्वि आयामी इसको कहा जाता है। तो ये सब जो आपका है सैमपट और चार्ट, ये आपका 2D में आता है। और मॉडल जो होता है ये आपका 3D में आता है। ये वाला आपका 3D में आता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसमें पूछ रहा है त्रियामी शिक्षण सामग्री, तो मॉडल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को रिवीजन क्लास और आगे तक ले चल सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।